मुमकिन है मुझे हुकूमत से बेदखल करने और नाअहल करार देने से कुछ लोगों की तस्कीन तो हो गई हो। इस फैसले में शुरू से आखिर तक बदउनवानी तो किसी को नजर नहीं आई। हाँ, नाइंसाफी हर एक को नजर आ रही है। मेरे खिलाफ झूठे, बेबुनियाद, मन गलत और खुद साख्ता मुकदमात की वजह यह है कि मैंने सर झुका के नौकरी करने से इनकार कर दिया। मैंने मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा ना बनाने से इनकार कर दिया। मैंने अपने घर की खबर लेने और हालात ठीक करने पर इसरार किया। इसलिए मुझे मनसब से हटाना, उम्र भर के लिए नाअहल करार दे डालना और सियासत के अमल से खारिज कर देना ही वाहिद हल समझा गया। परवेज मुशर्रफ के मुकदमे में जैसे तेजी आई, उधर अचानक लंदन में ताहिरुल कादरी और इमरान खान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में धरनों का फैसला कर लिया गया। इमरान खान खुद खुलेआम ये ऐलान करते रहे कि बस एम्पायर की उंगली उठने वाली है। कौन था वो एम्पायर? वो जो कोई भी था, उसकी मुकम्मल पुष्पनाही उन धरनों को हासिल थी। धरनों के जरिए मुझ पर लश्कर कशी करके मुझे यह पैगाम देना मकसूद था कि मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा कायम करने के नताइज अच्छे न होंगे। उन्हीं दिनों एक इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह का पैगाम मुझ तक पहुंचाया गया कि मैं मुस्ताफी हो जाऊं और अगर ये मुमकिन नहीं तो तवील रुखसत पर चला जाऊं। इस पैगाम से बेहद दुख पहुंचा। आइन शिकनी या इक़्तिदार पर कब्जे का फैसला एक या दो तीन जर्नैल करते हैं। इक़्तिदार की लज़्ज़तें भी सिर्फ मुट्ठी भर जर्नैलों के हिस्से में आती हैं, लेकिन उसकी कीमत मुसल्लह अफवाज के पूरे इदारे को अदा करनी पड़ती है। मुझे हाईजैकर कहें या कुछ और, सिसिलियन माफिया कहें या गॉडफादर, वतन दुश्मन कहें या गद्दार, मुझे किसी नाम, किसी लक़ब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो राज जो अपने सीने में दबाए 2014 से आज तक बर्दाश्त करते रहे, उन्होंने आज वो राज उगल दिए। बहरहाल इनमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से और सलीके से लिखे हुए पॉइंट्स जो हैं वो एक पर्चे से पढ़े और जाहिर सी बात है इस पर पहले डिस्कशन हुई होगी कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। दो तीन अहम बातें जो उन्होंने की 2014 के धरने के हवाले से, उन्होंने ये कहा कि धरने के पीछे कुछ लोग थे और लश्कर कशी से ये जाहिर सी बात है मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी कि मैं इस्तीफा दे दूं। अब इसको इस खबर से जोड़ लेते हैं कि आपको याद है सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब ने एक बयान दिया था बीबीसी को, उस वक्त एक इंटरव्यू दिया था कि एक ऐसी कॉल पकड़ी गई है, या लेट्स से कॉल तो शायद उन्होंने कॉल कह दिया हो, लेकिन वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम DGISI की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आजम को कहा गया कि आप तवील रुखसत पे चले जाएं। और ये उन दिनों की बात है जब ये धरने के दौरान रायवंड भी चले गए थे, तो ये खबरें फैल गई थी कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम का ओहदा छोड़ दिया या छोड़ने की तैयारी की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि 2014 के धरने की नौबत क्यों आई? अब ये तो जाहिर तरीके इंसाफ बताएगी। अगर इसके पीछे एम्पायर थे तो एम्पायर क्या चाहते थे? अगर ये सारे मामले को 2014 से जरा पहले देखा जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा बन चुके थे। ये बात भी तय थी जब उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को टाइम से पहले एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिससे ये वाजे हो गया था कि आने वाले दिनों में और 2013 में जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी रही और करप्शन के जो उनके केसेस थे और जो अंबार लग चुका था, तो ये वाजे था कि अगले प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास जाने वाली है। मेजॉरिटी पंजाब वोट करेगा। ये अलग बात है कि तहरीक इंसाफ कहती रही कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद से, बल्कि उन्होंने यहां तक इल्जाम लगाया कि उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज कियानी ने 35 लोग बाकायदा जो काफ में थे वो हैंड पिक उठाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इलेक्टेबल्स दे दिए ताकि जीत सके। इमरान खान ने एक MI के ब्रिगेडियर का भी जिक्र किया जो बहुत इन्वॉल्व रहा पंजाब के 2013 के इलेक्शंस में। कराची में क्या होता रहा ये भी सबको पता है। लेट्स से कि ये मामलात खराब हो चुके थे, लेकिन इसकी वजह क्या थी? क्या वजह वाकई सिर्फ परवेज मुशर्रफ था? क्या परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर एक ट्रीजन का केस था या इसके साथ साथ कुछ और मामलात थे? उन्होंने अपने इसी आज के बयानिए में यह भी कहा कि ये वही जद्दोजहद थी जिसके लिए वो पहले भी कोशिश करते रहे, यानी कि सिविलियन सुप्रीमेसी।
असल में जो सारा मसला है, जो सारी जंग है सिविलियन पार्लियामेंट एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, वो दिफाई और खारजा पॉलिसी है। इसीलिए डॉन लीक्स हुआ, इसीलिए अब डॉन लीक्स को माना भी गया। लेकिन उस वक्त अगर 2014 में एक इंटेलिजेंस के सरबराह आपको धमकाते हैं तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्या एक साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जिसके ऊपर ट्रीजन का केस चल रहा था वो इतना मजबूत हो सकता है, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बहरहाल कहा कि मीडिएशन की कोशिश राहील शरीफ ने की, उन्होंने एक रोल प्ले किया, लेकिन ये जंग जो चल रही है एस्टैब्लिशमेंट के और आपके दरमियान, इसकी असल वजह क्या है? जो कहानी आपने पेश की वो तो बहरहाल उसमें कुछ हकायक हो सकते हैं, लेकिन क्या उन हकीकतों के पीछे तहरीके इंसाफ वाकई थी? पीपल्स पार्टी ने आपको ये मशवरा दिया कि तहम्मुल से चलें, लेकिन नहीं, आपने ये फैसला किया था कि फौज को एक ही दफा ये सबक सिखाना है कि अब पाकिस्तान में कोई आईन नहीं तोड़ेगा, और उसका ये फैसला था कि परवेज मुशर्रफ को ट्रीजन के केस में हर हाल में किसी न किसी तरह अंदर करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी कोताही की वजह से परवेज मुशर्रफ निकल गए, क्योंकि आपने बैकडोर डिप्लोमेसी से राहील शरीफ से क्या वादा किया, जिसके बाद धरने की नौबत आई। और याद रखा जाए कि राहील शरीफ उस वक्त नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने थे, अभी उन्होंने अपने कोर कमांडर्स भी सिलेक्ट नहीं किए थे। ही वॉज जस्ट trying to position himself as an army chief of the Pakistan. ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कितना हकीकत है कितना अफसाना, right after this short break. वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया एजाज चौधरी साहब ने, आप प्रेसिडेंट है तहरीके इंसाफ पंजाब के, उनके सीनियर रुकन है मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, He's a senior defense analyst. राना अफजल खान साहब मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सीनियर मेंबर हैं। पलवा शाह खान साहिबा फॉर्मर मेंबर ऑफ द असेंबली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। एजाज चौधरी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि बर्डन ऑफ ट्रूथ मेरे ख्याल से अब आप लोगों की तरफ आ गया है। ये जो आज चार्जशीट पेश की गई है, उस सारी चार्जशीट से यह पता चला है कि मसला सारा एस्टैब्लिशमेंट के साथ था, लेकिन उसके अहलेकार आप बने। जी जैस्मिन, बहुत शुक्रिया। मेरी भी ख्वाहिश ये थी कि आप मुझे इजाज़त दे दें। मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली ये कि नवाज शरीफ साहब ने यह फरमाया कि सर झुका के नौकरी मैंने नहीं की, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नवाज शरीफ साहब कभी सियासी कारकुन नहीं रहे। पहली दफ़ा 1981 में ये वजीर बने मार्शल लॉ के अंदर, वहीं से वजीर आला बने, वहीं से वो आगे 90 तक चले गए। और जो एस्टैब्लिशमेंट जिसे वो कहते हैं, जिसे खलाई मखलूक भी वो कहते हैं, उन्हीं के गोद के अंदर पले हैं, उन्हीं की चूसनी लेकर परवान चढ़े हैं। फिर उसके बाद एक और मरला आया मुशर्रफ साहब वाला, उनके सामने भी झुकी नहीं गए बल्कि सजदा रेज हो गए, उनके साथ मुआहदा किया, फिर झूठ बोला कि जी मैंने मुआहदा नहीं किया, वो 5 साल का था, वो 8 साल का था। शहजादा मुकरन को पाकिस्तान आना पड़ा बताने के लिए कि ये है 10 साल का वो एग्रीमेंट और माफीनामा, और वो तैयारा केस में 14 साल की माफी मांग के सदर ममलिकत से यानी माफ करवा के सजा बैरून मुल्क चले गए। उसके बाद यानी 2016 के इस इंकशाफ तक जब पनामा का इंकशाफ नहीं हुआ, यानी मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान से रवाना करने में नवाज शरीफ साहब और उनके वजीर दाखिला रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि वो उनको खुद पाकिस्तान से जाने में मददगार साबित हुए। ये बातें तो कोई फौजी जर्नल आपको बता देगा। जनरल साहब तशरीफ फरमा हैं कि किस तरह जनरल राहील शरीफ ने कोई सिलसिला जंबानी किया और वो चले गए। ये तो इसके बाद हुआ है जब उनकी अरब खरबों रुपए की जो चोरी है या जो उनकी जायदादें हैं जो उनके बेटों के नाम है या उनके और बच्चों के नाम है। 2016 में आया है, लेकिन उन्होंने 2014 का तस्करा किया। वो कह रहे हैं मेरे मामला 2014 से किए गए। 14 से भी देखे ना, 14 वाली बात का तो सीधा साधा बात यह है कि आप इतने बहादुर थे और हैं तो आपको चाहिए था ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर केस चलाते। जनरल, मैं आपको बताता हूं, ये जनरल अमजद शुएब साहब एक क्रेडिबल आदमी हैं, उन्होंने ये बात हल्फन की है। वो कहता है मैं हल्फन कहता हूं कि जनरल राहील जब वो चीफ थे
वो नवाज शरीफ के पास लेके आए जनरल ज़हीरुल इस्लाम को और कहा कि आपका इसके ऊपर शक है, कोई आपके पास कोई टेप है, कोई खत है, कोई कॉल्स हैं, तो लाइए सामने। ये है जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब। और इसने कहा कि नहीं बस ठीक है राणा साहब, अब मुझे बताइए कि वक्त गुजरने के बाद जब उनके 30,000 करोड़ रुपए के बारे में सवाल किया गया, एवन फील्ड के जायदाद के बारे में सवाल किया गया, अब बीच में मुशर्रफ और मुंबई को लेके आ गए। राणा साहब एक बात बताइएगा, ये जो आज चार्जशीट बयान की गई है, तो मेरा सिर्फ बुनियादी तौर पर आपसे सवाल ये है कि 2013 में जब 2/3 अक्सरियत से आप लोग असेंबली में आ गए, तमाम मामलात आपके हक में थे और सब कुछ ठीक था, प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो मामलात कैसे खराब हुए? 2014 का धरना लश्कर कशी कर प्राइम मिनिस्टर पर दबाव डालना चाहते थे। चले मान लिया कुछ लोग खिलाफ होंगे, वो नहीं चाहते होंगे, शायद प्राइम मिनिस्टर को अंडर दबाव करना चाहते हो, मान लिया उसमें ज़हीरुल इस्लाम भी थे। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ज़हीरुल इस्लाम की क्या दुश्मनी थी नवाज शरीफ से। देखिए, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ ने जो आज बयान दिया है वो बिल्कुल वाज़े और बड़ा क्लियर है, और उसके अंदर उन्होंने वजह बता दी कि जो उन्होंने उसका ट्रायल शुरू किया मुशर्रफ का, तो इन्होंने समझा कि ये इस ट्रायल को नहीं होना चाहिए या उसकी मुखालफत थी, और उसकी मुखालफत उन्होंने एक बेस बनाया, पूरी स्टोरी आपको बताई है कि जहां से ये बात शुरू हुई है। और इससे पहले भी 2 मरतबा वो डसे जा चुके थे और फौजियों के हाथों से, जनरलों के हाथों से। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जब आप फौज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वो, जब हम कोई बात करते हैं तो फौज आ जाती है, और जब हमारे पे एक्शन होता है तो कोई जनरल करता है। तो ये इस चीज से आप इसका डिफरेंस को क्रिएट करें कि फौज एक मुल्क की जरूरत होती है, और फौज के खिलाफ ना मुस्लिम लीग में कोई है और ना कभी होगा, क्योंकि मुल्क चलता नहीं है। आपको दिफा भी चाहिए, आपको जुडिशरी भी चाहिए, लेकिन जब ये बगावत करते हैं तो वो जनरल करते हैं, जब हम उनका एहतसाब करने की कोशिश करते हैं तो आप बीच में फौज को ले आते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करें। आप कौन ले आते हैं सर बीच में फौज को? अभी आप सारे कह रहे हैं फौज के खिलाफ किया, फौज के खिलाफ किया। अभी जो कुछ है ये हमारी फौज से किस चीज की लड़ाई है? हमने इनसे क्या लेना है? अच्छा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आप मान लिया, मैंने कहा ज़हीरुल इस्लाम से कोई मसला था, एक शख्स हो गया ना, हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लेट्स अज्यूम हेड ऑफ अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अगर वो, मैं यही तो पूछ रही हूं कि बाकी अफवाद से फाइल रैंक को तो नहीं पता, जो सियाचिन पे बैठा है, जो बॉर्डर पे बैठा है, जो छोर पे बैठा है, जो वाना में बैठा है, उससे क्या पता क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? नवाज शरीफ और ज़हीरुल इस्लाम की क्या दुश्मनी थी? देखिए, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या दुश्मनी थी, ना मैं उसकी डिटेल्स में जाना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं मानी जा रही। आज आपके साथ इंडिया डायलॉग क्यों नहीं करता? इंडिया का नैरेटिव क्या है? वो कहते हैं हम किससे बात करें? सिविलियन गवर्नमेंट से बात करें, जिसके पास पावर ही कोई नहीं है, जिसकी पॉलिसी हमारे साथ ये एग्रीमेंट करेंगे वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और इसी वजह से आज 10-15 साल से, 20 साल से आप लोग वहीं खड़े हैं आज से जहां से 20 साल पहले खड़े थे। और हमारा नैरेटिव क्या है? हमारा नैरेटिव को मानने को तैयार नहीं है। ओके, सो सर मामला फिर यही हो गया कि खारजी और दाखिली पॉलिसी के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा, मैं चाहता हूं कि जिसे अवाम इलेक्ट करे, पार्लियामेंट फुल फ्लेज्ड अथॉरिटी उनके पास हो, ये पावर ISI, GHQ और चंद फौजी जनरल्स के पास ना हो, उन 12 कोर कमांडर्स के पास ना हो जो एक कमरे में बैठ के फैसला करके मुसल्लत कर देते। इज दैट ट्रू सर? इज दैट ट्रू? मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी, मुझे पूछ रही हैं। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। हम फौज को सलाम पेश करते हैं, जहां वो कहते हैं कि हम कुर्बानियां देते हैं, ये करते हैं, हमारे बच्चे कुर्बानियां देते हैं, हमारी फौज कुर्बानियां इस बात का जवाब देना। चंद जनरल्स की बात करें तो जनरल्स तो सिर्फ लेट्स से कि जो कुछ टॉप जनरल्स होते हैं, ऑन टॉप की पोजीशंस होते हैं, सिर्फ वही फैसले की पावर रखते हैं ना। मैं भी किसी जवान के पास तो वो पावर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो इंटरफेरेंस है इनटू अदर ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं होनी चाहिए। हर इदारे को ट्रस्ट करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के दोनों अवाम वोट डाल के किसी को वजीर आजम बनाते हैं तो कौन दूसरा शख्स हो सकता है जो कहेगा कि ये शख्स? परवशा साहिबा, आप कैसे देखती हैं इस मामले को? आज की इस चार्जशीट को कैसे देखती हैं? देखिए, ये सिर्फ एक डूबते हुए शख्स का हाथ पांव मारना है। आप मुझे खुद बताइए जैस्मीन कि फौज का इदारा ऐसे नहीं चलता जैसे ये अपनी पार्टी चलाते हैं। इनको शायद ये
शक है कि फौज भी ऐसे ही चलती है कि इधर से उठ के कोई अपनी मर्जी से कुछ कर दे, उधर से कोई पैगाम भेज दे। तो फौज का इदारा कोई PMLN तो नहीं है कि वो इस तरीके से चल रही है इस किस्म की डिक्टेटरशिप पे। बात असल ये है कि अगर इन्हें किसी इदारे के सरबराह ने, इनको ISI के चीफ ने पैगाम भेजा तो ये उस वक्त, और ये खुद कह रहे मैं तो डट गया था, मैं तो पीछे नहीं हट रहा था, जिस तरह ये डटे हुए थे वो तो 14 अगस्त की रात को जब तकरीब हो रही थी उसमें इनके शक्ल पे जो तासुरात थे वो पूरी कौम ने देखे थे कि क्या डटे हुए थे। ये तो यहाँ से निकल के लाहौर चले गए थे। बात असल ये कि इन्हें कोई पैगाम भेजता है एक डटे हुए इनकलाबी वजीर आजम जो कि डेमोक्रेसी की खातिर जी जान की बाजी लगाए हुए थे, तो उनको क्या चीज रोक रही थी कि वो शख्स के खिलाफ एक्शन लेते। उसके बाद धरने के बाद जब धरना वाइंड अप हुआ, कई महीने वो ISI के जो DG थे वो अपनी पोजीशन पर बैठे रहे, इज्जत के साथ रिटायर हुए, उन्होंने जो दौरे करते हैं वो अपने दौरे किए। कहीं भी मियां साहब को ख्याल नहीं आया कि उनको धमकी लगी थी, उनको कोर्स करने की कोशिश की गई थी, वो खामोश रहे, वो बिल्कुल खामोश रहे। और उस वक्त भी जो डटने की दास्तान और हथकड़ियों की दास्तान वो बार बार सुनाते हैं, उसकी ये हकीकत है कि उन्हें आसिफ अली जरदारी साहब ने आकर बेल आउट किया, वरना मियां साहब यहाँ से अपना थ्रोन एब्डिकेट करके जा चुके थे। और आप देख रही थी कि उस वक्त क्या हालात थे और इनके अंदर इनकी क्या सिचुएशन थी। बिल्कुल हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह इनकी हुकूमत थी, थर थर ये कांप रहे थे, कोई इनका दिफा करने को तैयार नहीं था। आज ये कहानियां डालने से अच्छा है कि मियां साहब ये भी बताएं कि एक मातहत इदारे के सरबराह ने अगर उनको धमकाया, एक मातहत इदारे के सरबराह ने अगर उनको धमकाया, तो क्या वो मातहत इदारा उस वक्त मातहत नहीं था जब ये उससे पैसे ले रहे थे? क्या वो मातहत इदारा उस वक्त मातहत नहीं था जब ये IGI बना रहे थे? क्या उस वक्त उनके अंदर कोई इनकलाबी खून नहीं जोश मार रहा था? और आज ये तमाम बातें जो वो 100 दफा कर चुके हैं, और जैसे कि एजाज साहब ने कहा, ये बिल्कुल ठीक बात है, जब इनके सामने कन्फ्रंट किया गया इनको, जनरल राहील शरीफ और जनरल जहीरुल इस्लाम को लाकर, इनके पास कुछ नहीं था कहने के लिए, इनके पास कोई टेप्स, कोई कॉन्वर्सेशंस नहीं है, ये सब झूठ है, मफरूजा है। होती तो आपका क्या ख्याल, अभी तक ये बैठे होते। और अभी मैं आपको ये जरूर बताऊं कि बिल्ली थैले से कैसे बाहर आई, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, बरामदाग बुक्टी ने अभी एक ट्वीट की है, जैस्मीन, ओके, बरामदाग बुक्टी ने अभी एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने इनको शाबाश दी है कि आपने फौज के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। पंजाबी प्राइम मिनिस्टर, आपने जो आवाज उठाई है आपको शाबाश है। तो अब आप समझ लें कि ये क्या एजेंडा है, अब आप देख लें कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी है, इनको कहाँ कहाँ से सपोर्ट हासिल है और ये किसके इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब हमें कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। और ये इनकलाबी जो आज इनकलाब इनके अंदर जाग रहा है, ये इनको ये भी बताना चाहिए कि वो मुहर्रिकात क्या थे कि हर बनाई हुई हुकूमत के खिलाफ उसको गिराने में ये पेश थे। उस वक्त कहाँ था वो नवाज शरीफ जो आज खड़े होकर ये चार्जशीट पढ़ रहे हैं, अपने खिलाफ भी चार्जशीट पढ़े। आप भी बताएं लोगों को कि आप क्या थे, अगर आप सच बोलना चाहते हैं तो आप बताएं कि आप क्या थे और आज आप किस लिए तब्दील हुए हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है कि आप आज के आपके अंदर आज इनकलाबी रूह जाग उठी है। जी, इतना बेवकूफ किसी जरूर यू कैन रिस्पॉन्ड, लेकिन मैं पहले जनरल साहब आपका तज्जिया लेना चाहूंगी। इसमें ऑब्वियसली रैंक एंड फाइल की बात नहीं की गई, बट लेकिन उन पावरफुल जनरल्स की गई है जो फैसले करते हैं। और आपने देख लिया कि वो ये बेसिक जो उनका थ्रस्ट था वो खारजी और दाखिली पॉलिसी पे था। और अभी राणा साहब ने भी ये बात की कि क्या वजह है कि आप आइसोलेटेड हैं। जैस्मीन, ये बेवक्त का राग है जो ये अलाप रहे हैं। ऐसे झूठे और बददियानत शख्स का किस बात पे मैं एतबार करूं? जो कुछ उनको अदालतों से कहा जा रहा है, जो कुछ वो फेस कर रहे हैं। देखें, पैनामा का केस, सवाल सिर्फ 3 है कि एसेट्स अब्रॉड आपने कैसे बनाए, इसके वसाइल कहाँ से आए और पैसा मुल्क से बाहर कहाँ गया। ये 3 सवाल न पूछें तो सब अच्छा है, और अगर ये 3 सवाल पूछें तो अदलिया बुग़्ज़ से भरी भरी है, फौज साजिश कर रही है, इमरान खान कठपुतली है, और आज तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी को भी कठपुतली बना दिया। तो ये एक सच्चे हैं, 2 मुल्क की सबसे बड़ी पार्टीज के सरबराह आर्मी के इशारे पे नाच रहे हैं और 2 सबसे बड़े अदारे इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हकीकत में इनसे सिर्फ जो 3 सवाल पहले मैंने कहे उन 3 का ये जवाब दे दें, ही स्टैंड्स एक्सोनरेटेड, बाइज्जत बरी हो जाएंगे, कौम को भी जवाब दे दें, अदालत को भी जवाब दे दें, सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। जैसे पलवशे कह रही हैं, हुक्मरान रोया नहीं करते, हुक्मरान अकाउंटेबल करते हैं मातहत अदारों को, मातहत अफसरों के बारे में एक्शन लिया जाता है, उनको लेटर ऑफ
एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन्होंने दे के भेजा है जहीर अब्बास को। जनरल जहीर को इन्होंने लेटर ऑफ एक्सीलेंस परफॉर्मेंस देकर भेजा है जिस दिन वो रिटायर होके जा रहे थे। तो फिर ये किस और फिर जब ये धरना हो रहा था, मेरी एक बात सिर्फ, जिस दिन धरना हो रहा था जनरल राहील शरीफ को सालसी के लिए इन्होंने दरखास्त की थी और उसका ट्वीट ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर इन्होंने सालसी उसी अदारे से करवानी है जिस पे आज ये उंगलियां उठा रहे हैं और ये जितने क्लेम ये बड़े बड़े कर रहे हैं, दहशत गर्दी पे काबू पाया, कराची में हालात बेहतर किए, वही अदारा इनकी जंग लड़ रहा है, तो फिर ये कीचड़ किस पे उछाल रहे हैं? ये बिल्कुल राना साहब की बात का काउंटर आर्गूमेंट ये है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि मुस्लिम लीग नून तो बहुत अच्छी है, उसके तमाम पार्लियामेंटेरियन बहुत अच्छे हैं, सिर्फ लीडरशिप करप्ट है। अगर लीडरशिप करप्ट है और मुल्क को वो लूट रही है तो ये आर्गुमेंट भी फिर सुन ले। हम भी कहते हैं नून बड़ी अच्छी जमात है, उनका वोटर बहुत अच्छा है, उनके पार्लियामेंटेरियन बड़े बाइज्जत और बावकार हैं, सिर्फ उनकी लीडरशिप एक करप्ट खानदान उनको लीड कर रहा है। दिस इज हाउ ही इज ट्राइंग टू क्रिएट डिस्टिंक्शन इन द आर्मी। तो ये हर चीज दांव पे लगाने के लिए तैयार है, सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए। और नाउ इसी स्टोक में ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय PMLN, ताकि हमजा शरीफ और नवाज शरीफ किसी भी बात के काबिल न रहें। जिस तरह आज वो अकेले एक जलसे में उठ के स्टेज पर बैठकर 2 मिनट बात करके उनको जलसा छोड़ना पड़ा। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू सी, कि मेरे बाद न रहे बांस न बजे बांसुरी। ये डिफेंसलेस हो चुके हैं और इनको पता है राइटिंग ऑन द वॉल है नैब कोर्ट का डिसीजन, क्योंकि इनके पास अपनी करप्शन का कोई दिफा है ही नहीं। क्या एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है मरियम नवाज को कि सना बुचा को इंटरव्यू दो और ये कुछ कहो? क्या एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है हसन नवाज हुसैन नवाज को कि ये दो? क्या एस्टेब्लिशमेंट ने इनको लिखकर वो तकरीर दी थी कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होके कहें कि जनाब ये है वो वसाइल जिनसे हमने एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स खरीदे? तो क्या ये सारा कुछ इनको इंटेलिजेंस वालों ने लिख के दिया था? ओके सर, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करते हैं और एजाज चौधरी साहब विल कमेंट। वेलकम बैक। एजाज चौधरी साहब क्या कमेंट करेंगे आप? जैस्मिन, मैं असल में जो एक बात की गई है ना कि भारत डायलॉग नहीं करता जी, देखिए भारत तो इनसे जिस कदर अच्छे तरीके से डायलॉग करता है वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब इनके निजी शादी के प्रोग्राम के अंदर जाती उमरा जाते हैं और अपने साथ 70 के करीब लोगों को लेकर वहां पर जाते हैं। जंदाल आते हैं तो बगैर वीजे के मरी में इनके साथ जाके मिलते हैं। कलभूषण के को आज तक एक दफा जासूस कहा, हालांकि वो वाजे तौर पे दहशतगर्द है और कम से कम 140 लोगों को यानी बराह रास्त दहशतगर्दी का उसने शिकार किया पाकिस्तानियों को, बिल्कुल वाजे तौर पे है। पिछले 5 बरस के अंदर एक मुकम्मल वजीर खारजा अपॉइंट नवाज शरीफ ने नहीं किया। जिस तरह ये इख्तियारात के ऊपर सांप बन के बैठ जाते हैं ना दोनों भाई, इसी तरह ये अपने पास रखा। आलमी बरादरी को अपना केस पेश नहीं किया कि भाई हम हैं दहशतगर्दी का शिकार, हम दहशतगर्द नहीं हैं। आपने खुद अपनी फौज को पहले डॉन की स्टोरी के नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया, तो आपने किया। नेशनल एक्शन प्लान दिसंबर 2014 में बन गया, उसके ऊपर कोई अमल दरामद हो सका? उसकी वो 20 शिकें अपने सामने रख लें। अगर 2-2.5 के जो आर्म फोर्सेस के जिम्मे थी उनके अंदर तो काम हुआ, लेकिन जो कोई बाकी करने के काम थे क्या हुआ? नेक्टा यहां पे बर्पा हुआ। यानी जो बजाय इसके कि ये आखिर में कहें कि अपना घर साफ करें, जो करने के इकदामात आपको पूरी कौम ने, पार्लियामेंट ने, सारी सियासी जमातों ने पूरा नैरेटिव बदल के दिया था, उसके ऊपर तो आपने कोई काम किया नहीं है। इसलिए भारत आपसे तो डायलॉग करना चाहता है, पाकिस्तान से डायलॉग नहीं करना चाहता। आपकी नाकामी बीजिंग के अंदर हुई, जहां ब्रिक्स के अंदर पहली दफा चीन की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर वही बात कही गई कि जो अमेरिका और मगरिब करता। बार बार आप पे एम्पायर की उंगली की बात हो रही है, ये आखिर एम्पायर कौन है? किस एम्पायर की
उंगली का इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ताहिरुल कादरी और इमरान खान ने लंदन में बनाया। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूं जैस्मीन, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं और वो ये है, इमरान खान चूंकि माजी के अंदर एक क्रिकेटर रहा है, आज भी उसकी जो मुख्तलिफ गुफ्तगू होती है उसके अंदर जो सारी टर्मिनोलॉजी है वो क्रिकेट की इस्तेमाल हो रही होती है। एम्पायर उस वक्त उंगली खड़ी करता है जब मुखालिफ आउट हो जाता है, यानी उसकी बात का इस तरह बतंगड़ बनाया गया हुआ है। आज मुझे ये बताइए, राहिल शरीफ को किसने अपॉइंट किया था? उस वक्त के DGISI को किसने अपॉइंट किया था? उसके बाद ये कमर जावेद बाजवा को किसने नीचे से उठा के ऊपर लेके आया? मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, अपने हाथों से की हुई तकर्रियां और अपने हाथों से दी हुई गांठें जो हैं वो अब दांतों से खोलनी पड़ रही हैं, तो इसमें पाक फौज का क्या कसूर है? इसमें जर्नैलों का क्या कसूर है? आप भी अपनी अदाओं पे एक फिक्रा कह लेने दें। जैस्मीन, आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लास्ट एक बात, मुझे ये बताइए कि आज केस तो ये नैब के सामने है कि 127 सवालात का एक भी जवाब नवाज शरीफ ने 0 स्कोर किया है 127 में से, और नहीं कहा मुझे नहीं पता, मेरे बेटों को पता है, मुझे नहीं पता, मेरे बाप को पता है। आप बताइए राणा साहब। देखें, ये कह रहे हैं वो क्रिकेट खेलता रहा है तो उसको इतना तो पता है कि 2 टीमें क्रिकेट खेलती हैं और थर्ड पार्टी एम्पायर होता है। और ये जिस एम्पायर की बात कर रहे थे, पलवे शाह ने भी उसी का जिक्र किया कि ये थर थर कांप रहे थे और हमने इनको बचा दिया। पलवे शाह बता दें किससे बचा दिया हमने, हमारी हुकूमत को कौन गिरा रहा था जिससे हमें पीपल्स पार्टी ने बचा दिया। देखें, ये गुफ्तगू आप जितनी मर्जी करते रहें, फैसला आपके पाकिस्तान के अवाम ने करना है और इलेक्शन के अंदर करना है। बहुत अच्छा होता कि आज मियां साहब की स्टेटमेंट का एक एक पैराग्राफ आप पढ़ते और उसके ऊपर लेते कि इसमें कहां पे झूठ है। हकीकत पाकिस्तान की जो है वो दुनिया को पता है, हम अपनी आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते कि पाकिस्तान के अंदर 18 वजीर आजम को काम नहीं करने दिया, सारे करप्ट थे, सारे बेईमान थे, अवाम उनको लेके आती है अपनी वेबसाइट बना के, यहाँ उनको करप्ट और बेईमान बना दिया जाता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर अगर अमल होता तो आज ना पलवे शाह खान बात कर रही होती और ना ये आपके PTI वाले बात कर रहे होते। हमें अगर जमहूरियत को चलाना है इस मुल्क में तो फिर फैसला कर देगी अवाम इस दफा कि इस मुल्क के अंदर अगर अब जमहूरियत से चलना है तब भी, और अगर गैर जमहूरी ताकतों अच्छा, राणा साहब एक बात बताएं, मेरा सवाल है यहाँ पर, फैसला तो अवाम ने 2013 में भी आपके हक में किया, फिर मुझे समझ में नहीं आ रही इससे ज्यादा फैसला अवाम आपको क्या करके दे? अवाम बार बार आपको फैसला करके देती है, अगर आप हुकूमत बचाने में कामयाब नहीं होते तो इसका अवाम से क्या लेना देना? लेट्स अज्यूम वो आपको फिर वो आपको जिता देती है, तो फिर आप क्या भूल जाएंगे? अच्छा चलिए, ये मुझे बताएं कि इस दफा आप ऐसा क्या करेंगे? कितने वो जनरल्स हैं जिनको आप साजिश में लटकाएंगे, सजा देंगे और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसका ऐलान करें? क्या ज़हीरुल इस्लाम से शुरू करेंगे? हम किसी को लटकाना नहीं चाहते, जिसको एक को लटकाना था उसको लटकाने नहीं दिया गया। वो इस वक्त एक जिंदा बागी, एक बगावत करने वाला जनरल मौजूद है, उसको किस तरीके से भगाया गया, क्या किया गया, उसको छोड़ दें ना। हम किसी को लटकाना चाहते हैं, हम ये इनको कहते हैं सबक सीखें कि पाकिस्तान दुनिया में कहाँ खड़ा है। तो सर उन्होंने राणा साहब उन्होंने सबक नहीं सीखा ना, वो सबक 2013 में सीखा, लेट्स से 2018 में सीखेंगे तो आप फिर जीत के आ गए। आप बताएं आप क्या करेंगे? हम कोशिश करते रहेंगे, फिर इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है, फिर इस मुल्क का कोई मुकाम नहीं है दुनिया के अंदर, या फिर इनको बोलेंगे इसको टेक ओवर कर ले और फिर ये ना कहा करें कि 90 दिन के अंदर हम मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल करेंगे, फिर ये 90 साल के लिए आ जाए और फिर मुल्क को चला लें। जी और दुनिया में मैं इतना बता दूं आपको कि अगर आज पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप होती तो हम सीरिया के साथ बैठे होते, हम इराक की जगह बैठे होते, हम लीबिया की जगह बैठे होते। ये जमहूरियत ही है जो पाकिस्तान को बचा रही है। ओके, पलवा शाह साहिबा क्या वो कह रहे हैं कौन गिरा रहा था हमारी हुकूमत को जिससे बचाने के लिए आप आ गए थे? देखिए, पहले तो इनको बताना चाहिए कि जब IGI बन रही थी तब एम्पायर कौन था? जब ये एक मातहत इदारे से लाखों रुपए वसूल रहे थे तब एम्पायर कौन था? जब ये मुंतखब हुकूमतें गिराते थे तब एम्पायर कौन था? जब उसामा बिन लादेन से पैसे वसूल रहे थे तब एम्पायर कौन था? आज की चार्जशीट में इन्होंने कन्वीनियंटली अपनी किए हुए करतूतों को तो उसमें से बिल्कुल ऐसे निकाल दिया देने वालों की बात करें, जैसे कि था ही नहीं कुछ, जैसे कि ये एक ही इस मुल्क में एक ही इनकलाबी शख्स पैदा हुए हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनके हाथ बिल्कुल साफ हैं और वो किसी चीज में उनका कोई हाथ नहीं रहा और बाकी सब गलत हैं। अपनी बात भी करते, पहले अपनी बात करते, अपने आप से शुरू करें कि उन्होंने क्या क्या किया है, फिर आए
फिर बाद में वजन भी पड़ता है। ये जब सोते हैं जैस्मीन, इनकी जब आंख लगती है ना, तो इनके सामने तुर्की के तहरीर स्क्वायर का वो मंजर है सामने आ जाता है और ये उसी लय में खुश होकर उठते हैं और ये फिर इस किस्म की बातें करते हैं, क्योंकि इनकी आज की चार्जशीट जो आज इन्होंने कोर्ट में भी पढ़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पढ़ी, उसमें सिर्फ दो ही खतरनाक मकसद हैं। एक तो ये है कि ये यही चाहते हैं कि वही मंजर यहाँ दोहराया जाए, तहरीर स्क्वायर की तरह इस मुल्क की आवाम इसकी फौज के खिलाफ सड़कों पे आ जाए, जो नहीं होगा। और दूसरा ये चाहते हैं कि जो आज इन्होंने बातें की हैं कि जर्नैल चंद जर्नैल जो मुट्ठी भर वो अयाशी करते हैं और लज्जतें उठाते हैं इक्तदार की, और बाकी जो हैं वो लड़े, ये फौज में डिवाइड पैदा करने की कोशिश करें। ये वो हर काम वो कर रहे हैं जो शेख मुजीबुर रहमान का कोई पैरोकार करेगा, जो बरामदाग बुख्ती का पैरोकार करेगा। और आपने देख लिया, मैं फिर कहूंगी, बरामदाग बुख्ती की ट्वीट जो अब से 2-3 घंटे पहले आई है, पता नहीं आपने देखी है, उसी का हिस्सा है जहां वो कहता है पंजाबी प्राइम मिनिस्टर वेल डन, तुम फौज की टिरनी के खिलाफ यानी जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए हो। आप बताइए, आपको समझ नहीं आ रही कि कड़ियां कहाँ कहाँ मिल रही हैं, कड़ियां कहाँ से शुरू हुई? ये कॉन्स्पिरेसी भी अनफोल्ड आपको लग रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये जो कर रहे हैं इसके ताने बाने कहा जाते हैं। जैसे एजाज चौधरी साहब ने कहा कि मोदी किस तरह आता है इनके घर, जिंदाल किस तरीके से दनदनाता फिरता है वीजे के बगैर, क्या बातें हुई वहाँ किसी को पता नहीं। वजीर आजम शाहिद खाकान जाके किस तरह मिलते हैं एक वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स से बगैर किसी फॉरेन ऑफिस के स्टाफ के, क्या बातें वहां हुई। उसके बाद किस तरीके से अमेरिका से ताईद में एक बयान आया। इस कॉन्स्पिरेसी को अनफोल्ड क्यों नहीं करना चाहिए? इस पे कमीशन क्यों नहीं बनना चाहिए कि मियां साहब क्या क्या करते रहे? उस पर भी कमीशन बनाए। सिर्फ एक ही तरफ का राज नहीं अलापा जा सकता यहाँ, और सिर्फ चंद सफे पढ़ देने से इस कौम की याददाश्त इतनी चौधरी साहब भूल जाएंगे कि ये खुद क्या क्या करते रहे हैं। ये भी बताएं, शुरू अपने आप से करें, एजाज चौधरी साहब, और फिर बताएं, फिर आए आज फिर जैस्मीन पैरे में खड़ा करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ अपने आप अपनी बात करें, अपने से शुरू करें। ठीक जी, मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब उनका मानना यह है कि अगर वो वजीर आजम हैं तो पाकिस्तान है, अगर वो खुदा न खास्ता वजीर आजम नहीं रहे या उनका यानी खानदान नहीं रहेगा तो इसका मतलब है खुदा न खास्ता सुम्मा खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी नहीं है। राना साहब की सारी गुफ्तगू से यही मुतरशे है कि ये होंगे तो पाकिस्तान होगा, ये नहीं होंगे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान को कुछ नहीं होता। असल मसला सिर्फ एक ही है, मसला यह है, उनसे सीधा साधा सवाल किया गया है कि अपने आप के बच्चों के नाम जो एवन फील्ड के महल्लात हैं वो कहां से खरीदे उन्होंने। ये जो 16 कंपनियां हैं जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का पैसा पड़ा है, ये पैसा कहां से आया है? उनसे ये पूछा गया है कि ये जो आपने सारी दुनिया के अंदर अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर रखी है, ये पैसे कहां से आए हैं? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। बाकी दुनिया की हर बिजनेस एम्पायर का नाम भी बता दें, ये पूछती है, ये कौम सिर्फ ये पूछती है कि आपने ये पैसा कहां से कमाया, कहां से बाहर लेकर गए, और आपकी औलाद के पास ये इतनी बड़ी दौलत कहां से आ गई? सीधी सी सवाल है। मतलब अगर आप इससे पीछे हटेंगे तो जाहिर है आपके पास कोई चाराकार नहीं है। सामने जेल है जो आपको नजर आ रही है, और आप फिर मुंबई करना शुरू कर देते हैं या मुशर्रफ के पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। राना साहब देखिए, इनको बता, इनसे पूछ लें कि बिजनेस एम्पायर का ये जिक्र करते हैं, कौन सा बिजनेस एम्पायर है? क्या वो लंदन के 3 मैं बता दूं 16 कंपनी है। राना साहब आप उसका नाम बता दें। जाने ना जाने, दुल्ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, इल्जाम लगाने कंपनियां हैं, तबाही इल्जाम लगाने के आपके पास कुछ नहीं है। वो फिर कभी उनके नाम क्यों नहीं कर रहे आप कंपनी से? किधर है वो? आप मुझे बताइए, मुझे बड़ी इस बात की एक हैरत होती है कि ये पूरी नून लीग एक आदमी की करप्शन को छुपाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाए हुए हैं। अब आप अंदाजा करें, यानी केस चल रहा है, वो उनके वाले सुप्रीम कोर्ट में, फिर JIT के अंदर इन्होंने बगलें बजाई, इन्होंने लड्डू तकसीम किए, जफ्फियां डाली, और उसके बाद अंदर जाते थे हंसते हंसते, और JIT से बाहर निकलते से शुरू हुआ था। अगर आप इस पे फैसला कर देते, इस पे अपना मनी ट्रेल दे दे तो मामला खत्म हो जाता ना। पनामा में प्लूटन का नाम था, चाइना के प्रेसिडेंट जी का नाम था, उन्होंने कहा हम पनामा को नहीं मानते, हमारी इकोनॉमी को सैबोटाइज करने के लिए किया जा रहा है।
आज पाकिस्तान की इकोनॉमी सैबोटाज हो गई है। तो पनामा में मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था, यही तो मैं कह रहा हूं। उनके बच्चों के ऊपर ये कोई केस नहीं चला सकते। वो नवाज शरीफ की आज चलाने केस उन्होंने चलाने हैं। पैसे लाना चाहते थे, उससे 20 गुना पैसे ज्यादा ये जाया कर दिए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज हमारी तबाह हो गई। ये आपने किया है, ये आप लोगों ने किया है, धरना पार्टी से किया है। राना साहब, आपके बारे में बहुत अच्छी राय है लोगों की। मुझे ये बताइए, एजेंसियां कहते हैं अपनी हुकूमत देने के लिए इस तरीके से आपको वज़ीर-ए-आज़म को बनने देगा पाकिस्तान, तो तुम्हें क्या पाकिस्तानी कौम आपसे बदला लेगी? अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे कोई इस बात का जवाब है ना? आपकी अखलाकियात जानते हैं, कानून का जो एहतराम है आपका वो भी जानते हैं। आप अमेरिका से भागे हुए हैं। मैं तो बता, आप अमेरिका के कह रहे हैं कि ना कानून को मानते हैं, ना अखलाक को मानते हैं। और इस्लामी रियासत की वज़ीर-ए-आज़म पे किया जा सकता है। इखलाकियात आपके अंदर है। मैं कह रहा हूं, इस्लामी रियासत के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। चले पर्सनल बातें नहीं करते, पर्सनल बातें नहीं करते, बात करेंगे इस पर जो भी आज नवाज शरीफ साहब के जो बयानात आए हैं, इस पर मजीद कल जो बयानात आएंगे उस बयानात पर इंशाल्लाह तज्जिया करेंगे। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई गेस्ट। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।